नमस्कार, सारांश आईसीएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सत्यम पांडे और आज से इस वीडियो सीरीज में हम बात करेंगे यूनिट 10 अर्थात आयोग की, जिसमें सभी जो आपके एमपीपीएससी प्री के 10वीं यूनिट में शामिल 16 आयोग हैं उन सब की बात करी जाएगी। दोनों भाषाओं में हम बात करेंगे, हिंदी और इंग्लिश में, बाइलिंगुअल रहेगा। और इसके रिलेटेड जो पीडीएफ है वो भी आपको उपलब्ध हो जाएंगी और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी आपको सॉल्व कराए जाएंगे। क्वेश्चन आपको मिलेंगे सारांश आईसीएस के ऐप पर। तो अगर आपने अभी तक सारांश आईसीएस का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पर जाकर सारांश आईसीएस का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। सारांश आईसीएस के ऐप पर आपको मिलेगी प्री टेस्ट सीरीज विजयी भवा नाम से, और यह प्री टेस्ट सीरीज बहुत ही कम कीमत पे अभी ऐप पर उपलब्ध है, जिसमें 50 टेस्ट आपको मिल रहे हैं। इसके अतिरिक्त मेंस के लिए आपके लिए मॉडल आंसर्स रखे गए हैं, 75 मॉडल आंसर हैं, वो भी बहुत कम कीमत पे लगभग 59 रुपीज में आपको यह उपलब्ध कराए गए हैं 75 मॉडल आंसर। और इसके अतिरिक्त हमारे जो कंटेंट है आंसर राइटिंग फॉर्मेटिंग का, हैंड रिटन नोट्स हैं, वो भी सारांश आईसीएस के ऐप पर उपलब्ध हैं। तो सारांश आईसीएस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा और शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो लेक्चर सीरीज, जिसका नाम है यूनिट 10 कमीशन या आयोग। सबसे पहला आयोग है भारतीय निर्वाचन आयोग, जिसकी आज हम बात करने वाले हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग क्या है? निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन, जो कि क्या करेगा? चुनाव का कार्य कराना है। क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश की सबसे बड़ी जो विशेषता होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए कि उसमें चुनाव होते हैं। लोकतंत्र में तो चुनाव होते हैं, जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन होता है, तो जनता ही चुनती है जनता के प्रतिनिधियों के लिए। तो चुनाव आवश्यक है और चुनाव कराने के लिए एक निकाय की आवश्यकता होती है, और उस निकाय के रूप में भारत में स्थित है भारतीय निर्वाचन आयोग, जिसकी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि निर्वाचन आयोग, क्वेश्चन भी देख ले, क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं निर्वाचन आयोग के संबंध में। तो कथनात्मक आ सकते हैं, कब स्थापना हुई, किस प्रकार की है बॉडी है, संवैधानिक है, संवैधिक है, कहाँ उल्लेख है, कौन नियुक्ति कर रहा है, संरचना कैसी होनी चाहिए, है ना, नियुक्ति करने के बाद त्याग पत्र अगर देना तो किसे दिया जाएगा, हटाने की प्रक्रिया क्या रहेगी, आयोग के कार्य क्या है ना, कुछ महत्वपूर्ण रिलेटेड अनुच्छेद क्या है। तो इन सब पे हम एक एक करके चर्चा करेंगे पॉइंट वाइज, ठीक है। सबसे पहले हम जानते हैं निर्वाचन आयोग की प्रकृति कैसी है, नेचर कैसा है। तो नेचर हमने पिछले वीडियो में बात करी थी कि कोई भी निकाय जो है वह संवैधानिक है, विधिक है या फिर कार्यकारी है, यह कैसे हमें पता लगाना है। तो हमें बताना था कि अगर किसी निकाय या बॉडी या किसी कमीशन की स्थापना संविधान के उपबंधों के तहत हुई तो वह संवैधानिक निकाय है। तो हमें देखना है कि जो आपका निर्वाचन आयोग है वह भी एक संवैधानिक आयोग है, अर्थात इसकी स्थापना संविधान के उपबंधों के तहत की गई है। तो हम बात करेंगे कि भारतीय निर्वाचन आयोग की जो स्थापना है वो भारतीय संविधान के भाग 15 में निर्वाचन करके ये पूरा आपका एक भाग बनाया गया है। अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन से संबंधित क्या किया गया है, उपबंध किए गए हैं। और जो पहला ही आर्टिकल होगा 324, इस 324 के तहत भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है, ठीक है। तो यह क्या हो जाएगा, एक संवैधानिक निकाय हो जाएगा। इसके अतिरिक्त इसे हम स्वायत्त बॉडी और स्वतंत्र निकाय की संज्ञा भी देंगे। एक ऑटोनोमस एंड इंडिपेंडेंट बॉडी है ये। क्यों है? क्योंकि भाई ये अपने निर्णय स्वयं लेने में सक्षम है, किसी भी शक्ति का इस पर दबाव नहीं होगा, अपने निर्णय स्वयं करती है, ठीक है। और स्वतंत्र निकाय ये होगा, ठीक है। 2 पॉइंट क्लियर हुए। पहली बात, निर्वाचन आयोग क्या है, एक संवैधानिक निकाय है, और दूसरा संवैधानिक निकाय है तो इसका वर्णन हमें कहाँ मिलता है, तो मन में दोहराइएगा इसको कि भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 के बीच इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का क्या मिलता है, डिस्क्रिप्शन मिलता है, वर्णन मिलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। अनुच्छेद 324 में हमने स्थापना देखी थी, तो आप देख लो 324 में क्या बताया गया है, निर्वाचन आयोग का उपबंध किया गया है। अब 324 के तहत निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई है। तो हमने एक चीज बताई थी आपको कि आपको हमेशा 3 पॉइंट याद रखना है जब भी स्थापना के संदर्भ में हो, कैसे, कब और कहां, ये 3 पॉइंट है ना। तो इसमें 3 पॉइंट आ जाएंगे। स्थापना हमेशा कैसे, मतलब कि किस माध्यम से की गई है, संविधान के माध्यम से या अधिनियम के माध्यम से या आदेश के माध्यम से। तो कैसे की गई है, तो संवैधानिक निकाय है, 324 के तहत इसकी स्थापना की गई है, ठीक है। कब की गई है, तो अब बताना है कि भैया स्थापना की वो डेट क्या है। तो हमें बताना है जब भारतीय संविधान लागू हो रहा था, 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ, उसके एक दिन पहले हमने भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना करी,
ठीक है। तो भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना आपको याद रखना है 25 जनवरी 1950 को हुई थी। और इस डेट को हम कौन सा दिवस मनाते हैं, आपको अगर याद आ रहा हो तो वोटर्स डे, मतदाता दिवस मनाते हैं 2011 से रेगुलर, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अब सामान्य सा अगर एक उद्देश्य हमें बताना हो कि इस निर्वाचन आयोग का सामान्य सा उद्देश्य क्या है, तो हम बताएंगे कि यह चुनाव करवाता है। चुनाव किसके करवाता है, चुनाव मुख्यतः 4 चुनाव इसकी हम बात करेंगे। एक तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव हो जाते हैं, है ना, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव ये कराता है। इसके अतिरिक्त आपकी संसद के चुनाव, ठीक है, यानी जो आम चुनाव होते हैं, है ना, आम चुनाव ही लिख देता हूं मैं, यानी कि आपके लोकसभा चुनाव, राज्यसभा चुनाव, या यहाँ पे मैं लिख दूं संसद के चुनाव, ठीक है, कंडक्ट कराता है। और सभी विधानमंडलों के चुनाव, विधानमंडल से मतलब विधानमंडल में दोनों आ जाते हैं, विधानसभा भी और विधान परिषद भी, ठीक है। तो विधान मंडलों के चुनाव यह कंडक्ट कराता है कौन, आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यह इसका मुख्य कार्य है कि भाई चुनाव कंडक्ट कराना। कौन कौन से, तो राष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति के, संसद के और राज्य के विधानमंडलों के चुनाव कराने का दायित्व किसके पास है, भारतीय निर्वाचन आयोग के पास है। एक बार फिर से रिपीट कीजिएगा, यह संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी और किस आर्टिकल के तहत, 324 के तहत इसकी स्थापना होती है। मुख्यालय नई दिल्ली में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पहले आयुक्त, ये भी हमने बात करी थी कि अपन को अध्यक्ष याद रखने हैं, पहले, अंतिम मतलब अभी के, मतलब वर्तमान के, और अगर उसमें कोई महिला है या कोई विशेष है तो उनके बारे में हमें याद रखना है, ठीक है। तो पहले जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं उनके बारे में हमें बताना है कि पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे, सुकुमार सेन साहब थे, ठीक है। फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर कौन थे, सुकुमार सेन, आपको दिख रहे हैं सुकुमार सेन भारत के पहले निर्वाचन आयुक्त थे। 1950 से 1957-58 तक लगभग रहे हमारे सुकुमार सेन साहब भारतीय निर्वाचन आयुक्त। फिर वर्तमान में कौन है, तो हमें बताना है वर्तमान में सुशील चंद्रा साहब आपके मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। तो 2 पॉइंट हो गए कि पहले कौन थे, पहले थे सुकुमार सेन, वर्तमान में है सुशील चंद्रा साहब। और एकमात्र महिला निर्वाचन आयुक्त रही हैं, उनका नाम है वी.एस. रामा देवी। तो हमेशा हर आयोग में ये बात याद रखना, निर्वाचन आयोग के संदर्भ में विशेषता याद रखना कि एकमात्र महिला जो निर्वाचन आयुक्त बनी है वे है कौन, वी.एस. रामा देवी। और इनका कार्यकाल भी सबसे छोटा है, निर्वाचन आयुक्तों में सबसे छोटा कार्यकाल अगर किसी का है तो वी.एस. रामा देवी का है। तो इनको भी याद रखिएगा, लगभग 1 साल के लिए निर्वाचन आयुक्त बनी थी, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट याद हो जाएंगे, क्या क्या, पहले अध्यक्ष सुकुमार सेन, वर्तमान में सुशील चंद्रा, और एकमात्र महिला वी.एस. रामा देवी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संरचना क्या है, ठीक है, अगला पॉइंट संरचना। संरचना में हमें बताना है कि भाई कितने लोग से मिलकर यह आयोग गठित हुआ है, ठीक है। तो निर्वाचन आयोग के संदर्भ में जो निर्वाचन आयुक्त होता है यह एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्त, ठीक है। अन्य आयुक्त मतलब ये होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और अन्य आयुक्त मतलब कि अदर जो भी कमिश्नर होंगे वो हो सकते हैं। अब ये कितने होंगे कौन डिसाइड करेगा, तो वो राष्ट्रपति डिसाइड करेंगे। यानी एक सीईसी आपका होगा ही, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और बाकी के अदर कमिश्नर होंगे जो कि राष्ट्रपति डिसाइड करेंगे कि कितने होने चाहिए अगर आवश्यकता है तो, ठीक है। तो हम एक एक करके बात कर लेते हैं। जब यह पद बना था, यानी मूलतः, ठीक है, जब यह बना था, ठीक है, जब ओरिजिन हुआ था इसका, तो हमें बताना है कब हुआ था, 25 जनवरी 1950 को, आपको याद हो गया है, इसकी स्थापना हुई थी। तब यह जो निकाय था यह एक सदस्यीय था, मतलब एक ही होता था। कौन होता था, मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते थे, ठीक है। फिर हमने देखा 16 अक्टूबर 1989 इसे हमने क्या कर दिया, 3 सदस्य कर दिया। 3 सदस्य कर दिया मतलब कि एक होगा सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 होंगे क्या, अन्य आयुक्त। कितने होंगे, अन्य आयुक्त। क्यों कर दिया भैया, आपको याद आ रहा होगा कि हमने 1989 में 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेकर आए थे। कौन सा, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेकर आए थे, और इसके माध्यम से हमने वयस्क मताधिकार की आयु है वह 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी थी, है ना। तो कार्य थोड़ा बड़ा होगा, इसलिए हमने आयुक्तों की संख्या को भी बढ़ा दिया। हालांकि 1990 में हमने क्या कर दिया, 1 जनवरी से इसे फिर से 1 सदस्य कर दिया। इसका मतलब क्या है, 1 सदस्य कर दिया कि अब इस निर्वाचन आयोग में केवल 1 सदस्य रहेगा, और वो कौन रहेगा, सीईसी रहेगा, यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहेगा, ठीक है।
हालांकि फिर हमने पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया। कब किया? 1993 में इसको लागू किया और 1 अक्टूबर 1993 से हमने इसको पुनः क्या कर दिया? 3 सदस्य कर दिया, यानी कि एक तो सीईसी रहेगा ही और 2 क्या रहेंगे? आपके कमिश्नर्स भी रहेंगे। ठीक है, ओके, तो ये क्या हो जाएंगे? 1+2 यानी कि 3 इसके सदस्य टोटल मेंबर हो जाएंगे। ठीक है, तो याद हो जाएगी संरचना कितनी होती है। तो एक सीईसी होता है और अन्य आयुक्त तो होते हैं जो राष्ट्रपति डिसाइड करते हैं। तो वर्तमान में क्या व्यवस्था है? वर्तमान में हमें बता देना है भैया कि 1+2 की व्यवस्था है, यानी टोटल 3 मेंबर आपके निर्वाचन आयोग में काम करते हैं, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य आयुक्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं। कौन करता है? राष्ट्रपति, क्योंकि संवैधानिक एक तो निकाय है और राष्ट्रपति सबसे बड़ा पद है, तो राष्ट्रपति साहब इनके लिए नियुक्ति करते हैं। कितने के लिए करते हैं, कितने वर्ष के लिए करते हैं? तो हमें बताना 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हो तक निर्वाचन आयुक्तों की क्या की जाती है? नियुक्ति की जाती है। अब ये क्या है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। तो हमें बताना, मान लो कोई व्यक्ति 55 वर्ष में आपका आयुक्त बनता है निर्वाचन आयोग में, तो इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? 6 वर्ष का होगा, यानी 61 में ये क्या हो जाएगा? रिटायर हो जाएगा, है ना। और अगर मान लो मैं 60 में ही क्या हुआ, ज्वाइन किया मैंने निर्वाचन आयोग के रूप में, अब मेरा कार्यकाल 6 वर्ष का था लेकिन मैं 66 का हो जाऊंगा, लेकिन नहीं, मैं केवल 5 वर्ष ही इसके यूज कर पाऊंगा, 5 वर्ष ही मैं रह सकता हूं, क्योंकि मेरी एज कितनी हो जाएगी? 65 हो जाएगी। तो इस तरीके से ये निकालते हैं कि 6 वर्ष की अवधि या फिर 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हो तक इनका कार्यकाल रहता है। इसका वर्णन कहाँ मिलता है? तो हमने एक निर्वाचन आयोग से संबंधित अधिनियम बनाया है, उसकी धारा 4 में ये इनकी पदावधि बताई गई है। ठीक है, त्यागपत्र आगे बात करें, नियुक्ति किसने करी थी? राष्ट्रपति ने करी थी। तो त्यागपत्र भी किसे दे रहे हैं हम? राष्ट्रपति महोदय को। दोनों ही चीजें याद रखिएगा, नियुक्ति राष्ट्रपति, त्यागपत्र राष्ट्रपति। पदावधि 65। ठीक है, 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु। अब हटाने की प्रक्रिया पे अगर चर्चा करें, हटाना हो तो कैसे हटाएंगे? हटाने के लिए सीईसी के लिए हटाने के लिए अलग प्रावधान है और अन्य आयुक्तों के लिए हटाने के लिए अलग प्रावधान है। ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अगर हटाना है तो उनको हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान है। किसके समान है भैया? सुप्रीम कोर्ट के, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान है। ठीक है, एज सिमिलर टू द सुप्रीम कोर्ट जज। ओके, इसको आपको याद रख लेना। अब कैसी है भैया सुप्रीम कोर्ट को हटाने की प्रक्रिया? तो हमें बताना है केवल एक आधार पे, साबित कदाचार, है ना, पर ही आप सुप्रीम कोर्ट के जज को हटा सकते हो। तो ऐसे ही आप सीईसी को भी हटा सकते हो। फिर आपको संसद में क्या लाना पड़ेगा? एक संकल्प लाना पड़ेगा, रेजोल्यूशन लाना पड़ेगा और उसके माध्यम से आप बताओगे कि सीईसी को हटाया जा सकता है। और अगर वह संकल्प 2/3 बहुमत से दोनों सदनों से पारित हो जाता है तो उसे हम फिर हटा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही सीईसी को हटाने की प्रक्रिया है। लेकिन अन्य आयुक्तों को हटाने की प्रक्रिया कैसी है? तो वो बहुत सिंपल है। वो सिंपल इसलिए है कि सीईसी कह देगा राष्ट्रपति साहब से कि साहब इन आयुक्तों को हटा दो, इस आयुक्त को हटा दो। ठीक है, तो राष्ट्रपति महोदय उसको हटा देंगे, यानी कि सिर्फ आपके मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर अन्य आयुक्तों को हटाया जा सकता है। ठीक है, सीईसी की हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान है। ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने की प्रक्रिया किसके समान है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश। और अन्य को हटाने के लिए आप मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर आराम से सिंपली हटा सकते हैं, राष्ट्रपति उनको हटा सकते हैं। ठीक है, समझ में आई? नियुक्ति राष्ट्रपति, त्यागपत्र राष्ट्रपति, पदावधि 6 या 65 वर्ष की अवधि आयु। ठीक है, और हटाने की प्रक्रिया सीईसी के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज के समान और अन्य के लिए सीईसी की सिफारिश पर। आगे बढ़ते हैं, महत्वपूर्ण कुछ अनुच्छेद है। ठीक है, अब फिर से आप इनके कुछ आर्टिकल देख लीजिएगा और सिंपली आपकी जो बेसिक चीज है वो हो चुकी है। ठीक है, मतलब आपकी स्थापना हो गई, नियुक्ति हो गई, संरचना हो गई, हटाने की प्रक्रिया हो गई, यह होगी। अब आपको इसको हम थोड़ा थोड़ा रिपीट भी करते जाएं। आइए कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल समझते हैं जो कि निर्वाचन आयोग से रिलेटेड है। आपके निर्वाचन आयोग का वर्णन कहाँ मिलता है? भाग 15 में, अनुच्छेद 324 से 329 के बीच मिलता है। तो ये जो आर्टिकल है इनमें से कुछ आर्टिकल आपको याद रखने हैं। एक तो आपको 324 ही याद रखना है, क्यों? क्योंकि यही तो वो आर्टिकल है जो आपके भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना करता है। क्या कहता है 324 आर्टिकल? कहता है एस्टेब्लिशमेंट, यानी कि स्थापना किसकी? द इलेक्शन कमीशन की। ठीक है ना, इलेक्शन कमीशन की
स्थापना करता है आपका 324 आर्टिकल। तो निर्वाचन आयोग की स्थापना, संरचना, हटाने की प्रक्रिया आदि आदि आपके 324 में ही बताए गए हैं। 324 के 6 उपभाग हैं। कितने उपभाग हैं? 6 उपभाग हैं, यानी 324 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इनकी हम चर्चा अभी आगे करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें आपका एक बार और रिवीजन हो जाएगा। 324 में सरलता में याद रखिए क्या है, आपके निर्वाचन आयोग की स्थापना है। फिर आ जाओ, ये याद रखना है आपको। फिर आ जाओ 325। 325 कहता है कि निर्वाचक नामावली जब भी आपकी बनाई जाएगी, इलेक्टोरल पोल्स जब क्रिएट करे जाएंगे, तो इलेक्शन कमीशन कोई भी आपके साथ भेदभाव नहीं करेगा। किस बेसिस पे नहीं करेगा? तो इन आधार पे धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग के आधार पे आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, टू नॉट टू डिस्क्रिमिनेट ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स इन द प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल पोल्स। ठीक है, तो 25 भी याद रखिएगा कि भाई निर्वाचक नामावली बनाते समय आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। और 26 बहुत इंपॉर्टेंट है। 326 इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों है इंपॉर्टेंट? क्योंकि ये आपको प्रदान करता है वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार मतलब आपका 18 वर्ष से अधिक आयु का प्रत्येक व्यक्ति क्या है, सक्षम है या उसको अधिकार दिया गया है कि वो वोटिंग राइट्स प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो वोटिंग राइट्स जो है वयस्क मताधिकार है, आपको कहाँ दिया गया है? 326 में दिया गया है। जब हम स्वतंत्र हुए 26 जनवरी 1950 से हमें यह वयस्क मताधिकार प्राप्त हो गया। जब से हमारा गणतंत्र बना, भारत का संविधान लागू हुआ, है ना, तब कितना था? 21 वर्ष से अधिक आयु का प्रत्येक व्यक्ति वयस्क मताधिकार के अंतर्गत आया था। हमने अभी बताया 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1989, ठीक है, 88 में आया था और 1989 में लागू हो गया था। इसकी एज को 21 से घटा के कितना कर दिया? 18 वर्ष कर दिया। तो वयस्क मताधिकार 18 वर्ष से प्रत्येक आयु के व्यक्ति को वोट डालने का राइट्स हमें बताता है। ठीक है, 326 बहुत इंपॉर्टेंट है। 324 देखा स्थापना, 25 देखा निर्वाचक नामावली में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा बनाते समय, और 326 वयस्क मताधिकार। 27 और 28 सेम है। 27 और 28 सेम इसलिए है, ऐसे ही याद रखना आप लोग, संसद और विधानमंडल से रिलेटेड है। संसद निर्वाचन से संबंधित कानून बनाने की शक्ति रखता है, और 328 में राज्य विधानमंडल निर्वाचन से संबंधित कानून बनाने की शक्ति रखता है। 329 भी इंपॉर्टेंट है। इन दोनों को तो याद रखिएगा। इसको मैं वेरी इंपॉर्टेंट बोल दूंगा क्योंकि इसमें न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं होता है निर्वाचन के किसी मामले में, यह आर्टिकल कहता है 329। तो 324, 326 और 329 तो कम से कम याद रखना ही रखना है। क्या क्या? एक तो निर्वाचन आयोग की स्थापना, वयस्क मताधिकार और न्यायालय का हस्तक्षेप ना होना। सीधा क्वेश्चन भी आ सकता है, कथनात्मक भी आ सकता है। ठीक है, आर्टिकल सहित ही याद रखना। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी हम बात कर रहे थे 324 के 6 भाग हैं। अब ये आपके रिपीट होंगे मतलब सारी चीजें मैं अब आपको रिपीट कराता हूँ। 324 के 6 उपभाग हैं, सब आर्टिकल हैं। ठीक है, तो 324 एक क्या कहता है कि निर्वाचन आयोग की स्थापना, है ना, क्यों होगी स्थापना? तो भैया ये 4 चुनाव कराएगा। कौन सा? संसद के, राज्य विधानमंडल के, राष्ट्रपति के और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन आयोग। तो इन सब के लिए निर्वाचन आयोग कौन सा है आपका? जो 324 में स्थापित है। ठीक है, फिर आप देख लो निर्वाचन आयुक्त की संरचना कितनी होगी। तो अभी आपने देखा कि एक तो सीईसी हो गया, यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा, प्लस उतने आयुक्त तो होंगे जितने राष्ट्रपति क्या करेगा, चाहेगा। ठीक है, तो अभी वर्तमान में कितने हैं? तो हम बता देंगे 2 है, यानी कि एक सीईसी है और 2 अन्य आयुक्त है, इज इक्वल टू 3 टोटल इसकी संरचना है आपके सीईसी की। कहां बताई गई है? 324 2 में बताई गई। 1 में स्थापना, ठीक है, 2 में आपके संरचना। 3 में आ जाओ। 3 में कहता है कि जो सीईसी होगा यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा, यही आपके आयोग का क्या होगा? अध्यक्ष होगा। सिंपल है, आर्टिकल सरल है। 324 4 पढ़िएगा, राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचन आयुक्त की सहायता के लिए प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? प्रादेशिक आयोगों की जो नियुक्ति होगी वो राष्ट्रपति के द्वारा होगी। किसकी सहायता के लिए? निर्वाचन आयुक्तों की सहायता के लिए। 324 4। 324 5 में देखोगे मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों की सेवा शर्त है। देखो ये सेवा शर्तें यहाँ पे बताएंगे कि ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। क्यों है? क्योंकि सेवा शर्तें बस लिखी है, उनने ये नहीं बताया कि कार्यकाल इतना है, उनने ये नहीं बताया कि भैया हटाना कैसे है, ठीक है, कितना वेतन देना, ये भी नहीं बताया। उन्होंने क्या लिख दिया कि सेवा शर्तों पदावधि हमने बता दी किसमें? 324 5 में। अब इसका यूज करते हुए यानी राष्ट्रपति साहब डिसाइड करेंगे कि इनकी सेवा शर्तें और पदावधि क्या होनी चाहिए। तो हमने एक अधिनियम भी बनाया
और संविधान के अकॉर्डिंग हमने क्या कर दिया कि इनकी सेवा शर्तें डिसाइड कर दी। उसके लिए अलग से अधिनियम है जिसको हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है, आगे देखेंगे। पदावधि आपने देख ली 665 है, ओके, सेवा शर्तें और देख लेंगे। और 324(6) कहता है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल, अगर केंद्र में है तो राष्ट्रपति और किसी राज्य के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो राज्यपाल निर्वाचन आयोग के लिए कर्मचारी उपलब्ध कराएगा। मतलब जो भी उनकी ऑफिस के लिए कर्मचारियों की आवश्यकता होगी कामकाज के लिए वो सब राज्यपाल महोदय और राष्ट्रपति महोदय उपलब्ध कराएंगे। आगे बढ़ते हैं, इंग्लिश में देख लीजिएगा, एक बार आप इसको पढ़ लीजिएगा इंग्लिश के लिए, ओके। निर्वाचन आयुक्त अधिनियम 1991 में हमने बनाया। अब इसके अकॉर्डिंग हमने डिसाइड की है क्या, सेवा शर्तें, ठीक है, टर्म्स ऑफ सर्विस हमने डिसाइड किए हैं किसके माध्यम से, 1991 के निर्वाचन आयुक्त अधिनियम के माध्यम से। अब देखो तीनों के वेतन भत्ते व अन्य लाभ समान न्यायाधीश के समान, मतलब ये आपको लिखना है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान होता है, ठीक है। कहां बताया गया है, धारा 3 में। अब धारा 3 कौन सी, इस अधिनियम, कौन से अधिनियम, निर्वाचन आयुक्त अधिनियम 1991 की धारा 3 के तहत हमने इनके वेतन भत्ते डिसाइड कर दिए। अब आपको ये कथन याद रखना है, कैसे याद रखना है कि निर्वाचन आयुक्तों के वेतन भत्ते किसके समान है, तो आपको बताना है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान है। हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान है, यानी ये जो पद हो गया निर्वाचन आयुक्त का, ये पद किसके समान हो गया, लगभग सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान हो गया। उनको हटाने की प्रक्रिया भी, वेतन भत्ते भी बराबर मिलेंगे। अब देखो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हम कितना वेतन देते हैं, तो 2.5 लाख रुपए वेतन देते हैं प्रति माह, है ना। तो निर्वाचन आयुक्त के लिए भी 2.5 लाख वेतन मिलेगा और इनके वेतन में कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, ठीक है। पदावधि हमने बता दी इस अधिनियम की धारा 4 के तहत, धारा 4 के तहत हमने पदावधि बता दी 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हो तक कोई निर्वाचन आयुक्त क्या रह सकता है, अपने कार्य कर सकता है, ठीक है। त्याग पत्र राष्ट्रपति को देगा, ये देख लिया। हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान है मुख्य निर्वाचन आयुक्त को। अन्य आयुक्तों को हटाने के लिए आपको मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। अब ये प्रक्रिया हमने देख ही ली है, समझ ली है। आगे बढ़ते हैं, इंग्लिश में इलेक्शन कमिश्नर एक्ट कब आया, तो 1991 में आया, ठीक है। सैलरी किसके बराबर है, तो आपको बताना है सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर है। 2.5 लाख रुपए मिलते हैं इसमें, ठीक है। और बाकी सब रेजिग्नेशन राष्ट्रपति के लिए, रिमूवल प्रोसेस सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान है, ओके। आगे देख लेते हैं निर्वाचन आयोग के कार्य क्या है, तो कार्य है मुख्यतः चुनाव कराना, तो एक एक करके देख लो। संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन कराना इसका काम है। निर्वाचन की तिथि घोषित करना और समय सारणी निर्धारित करना निर्वाचन आयोग का काम है। निर्वाचन के समय दलों एवं उम्मीदवारों के लिए आचार संहिता निर्मित करना इनका काम है। राजनीतिक दलों को मान्यता देना इनका काम है। निर्वाचन के समय राजनीतिक दलों की नीतियों के प्रचार प्रसार के लिए रेडियो एवं टीवी कार्यक्रमों की सूची तैयार करना आपका किसका काम है, निर्वाचन आयोग का काम है। इसके अतिरिक्त इंग्लिश में टू इलेक्शन ऑफ एमपीज, यानी कि संसद के, स्टेट लेजिस्लेटिव के प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के, है ना। डिटरमाइनिंग द डेट एंड टाइम टेबल ऑफ द इलेक्शन, ठीक है। इस तरीके से आपके ये काम हो जाएंगे, ठीक है। एक बार इसको पढ़ लीजिएगा आप। आगे बात करते हैं संसद के सदस्यों की निरर्हताओं, मतलब उनकी योग्यताओं और अयोग्यताओं से संबंधित मामले में राष्ट्रपति को सलाह देना भी काम है। विधानमंडल के सदस्यों की निरर्हता, ठीक है, के मामले में राज्यपाल को सलाह देगा, ठीक है। अगर संसद सदस्य की अयोग्यता के बारे में सलाह देना है तो राष्ट्रपति को, और किसी विधानमंडल के सदस्य को अगर अयोग्यता के संबंध में सलाह देना है तो राज्यपाल को, ठीक है। रैगिंग, मतदान केंद्र लूटना, हिंसा, अन्य अनियमितताओं के आधार पर निर्वाचन को रद्द करना भी काम है। और राष्ट्रपति को सलाह देना कि राष्ट्रपति शासन वाले राज्यों में 1 वर्ष समाप्त होने के पश्चात निर्वाचन कराया जाए या ना कराया जाए। जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो 6 माह के लिए 2 बार लगाया जा सकता है। उसके बाद निर्वाचन आयोग अगर कह देता है कि नहीं साहब अभी अपन वहां चुनाव नहीं करा सकते, इसलिए राष्ट्रपति शासन बढ़ा दिया जाए, तो ऐसे मामलों में निर्वाचन आयोग जो है वो राष्ट्रपति को सलाह करता है, ठीक है। ये भी आप देख लीजिएगा। तो इस तरीके से ये हो जाएंगे निर्वाचन आयोग के कार्य, ठीक, ओके। आगे बढ़ते हैं, अन्य तथ्यों में देख लें तो हमने बात कर ली है राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। पहली बार कब मनाया था, तो 2011 में मनाया था, और अभी अपन ने 2022 में भी मनाया था, ठीक है। कब मनाते हैं, 25 जनवरी को मनाते हैं। 25 जनवरी 2022 को जो हमने मतदाता दिवस मनाया, नेशनल वोटर्स डे मनाया, उसकी थीम क्या थी, चुनावों में समावेशी, सुलभ एवं सहभागी बनाना, यही इसकी थीम थी, ठीक है। और ये 61वें संविधान संशोधन के माध्यम से हमने क्या किया था, ये तो हमने बता ही दिया है। 21 वर्ष से आयु को घटा के कितना किया था,
18 वर्ष कर दिया था। तो ये याद रख लीजिएगा। ओके, आगे देखते हैं अदर फैक्ट्स में। नेशनल वोटर्स डे 25 जनवरी को, ठीक है, 2011 में पहली बार मनाया। 2022 की थीम थी मेकिंग इलेक्शन इंक्लूसिव, एक्सेसिबल और पार्टिसिपेटिव। ओके, चलिए आगे हम बात करते हैं कि रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या आपने देखा है। तो क्या क्या देखा है आपने, देख लेते हैं। सबसे पहले हमने देखी क्या कि भैया इनकी प्रकृति कैसी थी। तो हमने देखा कि यह संवैधानिक निकाय था कि नहीं था, क्योंकि इसकी स्थापना हमने संविधान के उपबंधों के तहत की है, आर्टिकल 324 के तहत की है, 324 के तहत की है। पर हमने देखा कि इसकी स्थापना कब हुई है, कहाँ हुई है, कैसे हुई है। तो कैसे हुई है ये तो आपको दिख रहा है कि 324 आर्टिकल के तहत हुई है। तो इसमें आपको बताना है, डेट बता देना, 25 जनवरी 1950 को हुई है। पहले अध्यक्ष थे सुकुमार सेन, वर्तमान में सुशील चंद्रा, और एकमात्र महिला वी.एस. रमा देवी। तो ये भी देख लिया। संरचना कितनी है वर्तमान में, तो ये याद रखिएगा 1+2 है। 1+2 यानी कि 3 लोगों से मिलकर बना है वर्तमान निर्वाचन आयोग। नियुक्ति कौन करते हैं, नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। त्यागपत्र किसको दिया जाता है, तो त्यागपत्र भी आपके राष्ट्रपति महोदय को देते हैं। हटाते कौन है, तो राष्ट्रपति ही हटाते हैं। लेकिन हटाने की प्रक्रिया किसके समान है, सुप्रीम कोर्ट के जज के समान है। तो ये सब सारी चीजें आपने देखी, कार्य आपने देखे, ओके, याद रह जाएंगे। पदावधि आपने देख ली, तो पदावधि कार्यकाल इसको हम लिख देते हैं। कार्यकाल कितना है, तो कार्यकाल 6 वर्ष की अवधि या फिर 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूर्ण हो तक इनका कार्यकाल होता है। इस तरीके से वेतन सुप्रीम कोर्ट के जज के समान है। तो ऐसे कथन निष्कर्ष वाले प्रश्नों पर भी आपको ध्यान में रखना है और फैक्ट वाले प्रश्न पे भी ध्यान में रखना है। ठीक है, सारी चीजें एक बार अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। कोई डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। सारांश ICS ऐप पे हमें बता सकते हैं, आप डायरेक्ट चैट भी कर सकते हैं हमारे साथ। ठीक है, तो सारांश ICS ऐप को आपने डाउनलोड कर ही लिया होगा अब तक, और इससे रिलेटेड जो भी PDFs हैं और क्वेश्चन हैं, हम इसके क्वेश्चंस भी लगाएंगे। 500 से अधिक प्रश्न लगाएंगे जो सारांश ICS ऐप पर ही आपको उपलब्ध होंगे। वीडियो कैसा लगा आप इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सारांश ICS ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।